आइए देखें जरा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यू कैन ऑलवेज रेफर इट। और नोट्स के साथ अलाइन कर लेंगे। टेक्स्ट बुक बुक तो आ चुकी है। बुक की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। नहीं भी है तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। वी कैन गो विद दैट। तो देखिए, हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए, अगर मैं लेके चलूं दोबारा से ताकि वो इस बार की रिकॉर्डिंग में भी चला जाए, कि इट इज बेसिकली एन आर्ट। पहली बात हमने बोला था क्या है, एक आर्ट है। नंबर वन, किस चीज की आर्ट है वो यहाँ पर? रिकॉर्ड, क्लासीफायर और समराइज करने के लिए। नंबर दो ये बन गया, किस तरह से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये नंबर तीन हो गया। नंबर चार, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर चार हो गया। किसको? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। नंबर क्या हो गया? पांच हो गया। ठीक है। कौन सी वाली? विच आर एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसको हमने क्या बोल दिया? सिक्स बोल दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ये हमने क्या बोल दिया? सेवन बोल दिया। और आठ में हमने क्या कर दिया? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको दे दी हमने? अपने यूजर्स को दे दी। एट हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा अपने आप इसका। वी आर स्टार्टिंग विद दिस। पिछली क्लास में हमने ये डेफिनेशन देखी थी, और इस डेफिनेशन के सारे हम क्या करेंगे, अब आगे का कंटेंट बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को देख लीजिए। इसको हमने कितना, एट पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। इसी से हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस बनाते हैं। इसी से अकाउंटिंग के फंक्शंस बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। गॉट इट? इसे देखिए एक बार, देन विल प्रोसीड फर्दर। घर पे तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है और बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो। इस वाले में थोड़ा सा करेक्शन आपको करनी होगी, इसके फर्स्ट पेज में थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी, उस करेक्शन के साथ चलेंगे आगे। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, इसी डेफिनेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के प्रोसेस को एलेबोरेट करेंगे। प्रोसेस अकाउंटिंग का। आई नॉट डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये तो दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। लेकिन पहले हम क्या सीखना शुरू करते हैं कि फीचर्स क्या होता है। देयर इज अ माइनर करेक्शन, उसे कर लीजिएगा, विच आर एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अपने नोट्स में करेक्शन कर लो, फर्स्ट वाली लाइन पे। ये आप दिखा दो उसको जरा। हम लोग डेफिनेशन के बाद क्या करना शुरू करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? सर्कुलर प्रोसेस होती है। और स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस में लेक्स ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। तो क्या सारी की सारी एक्टिविटी, देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 500 वर्कर काम करते हैं। 500 के 500 वर्कर खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, वॉशरूम जाते हैं, और ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं। कि सबको रिकॉर्ड कर लोगे आप? नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। हमने क्या कहा था, वो ट्रांजेक्शन्स जिन्हें हम किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, उसे हम क्या कर पाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन आई। जितने भी फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन है सबको आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद मेजर करा उनको इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई मान लिया जाए, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, वही फनी सा एग्जांपल है। पिछली क्लास में हमने बोला था ना, इनका डेयरी फार्म था, वो भाई साहब इनके असिस्टेंट्स थे। और हमने पिछली क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा, तो इनकी कौन, ये इनकी जो बिल्कुल खास थी, कौन थी इनकी खास वाली? ये वाली, ये देखिए, ये इनकी खास थी। इसके साथ बात डिस्कशन करा था हमने। ये हो गए बीमार। अब हम बोल रहे हैं ना कि मॉनेटरी टर्म्स में कैसे, इनकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा दर्द सा हुआ। ठीक है। सपनों में ये इसको ऐसे बन के दिखती है, तो बड़ा दुख हुआ इसको। तो जब इसकी तबीयत खराब हुई, ये इनका असली रूप है, देखो कितना मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा है, इसकी तबीयत खराब हुई। ठीक। और डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोला इसको सुई लगानी है, इसके सुई लगेगी तो इससे दर्द होगा। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, सुई मत लगाइए, कुछ और उपाय सोचिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, फिर थोड़ी मोटी मोटी टेबलेट्स होंगी वो। भैंसिया भाई, कितना बड़ा सही है। आप लोग कितनी टेबलेट खाते हो, छुटकी छुटकी से खाते हो। इसको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटी दवाइयाँ। ठीक है जी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा करो कि आप ना, अ, एक मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दूंगा, उसके थ्रू उसको दवाइयाँ दे देंगे। तो अगर कोई गांव देहात की तरफ रहता होगा तो ऐसे हॉलो एक बांस की नली होती है, बड़ी सी नली होती है, और आराम से भैंस का मुंह खोला जाता है और दवाई डाल दी जाती है, और वो अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर ने इन्हें भी सजेस्ट किया, भाई ऐसा करना, इसकी तबीयत खराब हो गई, ये गोलियां हैं,
ये प्यारी भैंसिया का मुंह खोलना, दवाई डाल के ना फूक मार देना, अंदर चली जाएगी, ठीक है। और मुझे बताना क्या है। अगले दिन डॉक्टर पूछता है क्या हाल है तुम्हारे, तुम्हारी वो जो भी थी बहना का क्या हाल है, तो इसने बोला बहना के हाल तो वैसे ही है, पर मेरे हाल और ज्यादा खराब हो गए हैं। बोला क्यों तुम्हारे हाल खराब हुए, जो तरीका आपको दवाई खाने का बताया था, कह रहे बताया था, कह रहे वो बांस की नली ली मैंने, गहना के मुंह में डाली, इससे पहले मैं फूक मारता उसने फूक मार दी। अब क्या हुआ, भैंसिया की दवाई किसके पेट में चलेगी, इसके पेट में चलेगी। टेल मी, ये सारा का सारा एपिसोड ये सारा का सारा एपिसोड, वो जो ये जो शरारती है कौन, ये शरारती गहना, इसने फूक मार दी उल्टी, तो बताओ दवाई तो फुल प्रेशर से अंदर घंटी से टकराते हुए किडनी तक चली गई, ये अलग बीमार हो गए। इस पूरी प्रोसेस को क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या, नहीं रिकॉर्ड कर सकता, तो क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ बताइए। डॉक्टर को दी जाने वाली फीस, दवाइयों का खर्चा, वो तो पूरे इंसिडेंट में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये सब इसके 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 जो डेयरी फार्म है उसी के अंदर हुआ, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर पाऊंगा सब कुछ में। तो मैं रिकॉर्ड क्या कर पाऊंगा, इसको, वो जो फाइनेंशियली नेचर की होंगी, और जिसको डॉक्टर की फीस मान लो 500 रुपए थे वो चले गए, दवाइयों का खर्चा मान लो 800 रुपीज का था, 1300 रुपीज में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, वी जस्ट स्पोक अबाउट व्हाट आप मेजर करते हैं आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को। इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या मेजर किया, डॉक्टर की फीस मेजर करी कितना, 500 रुपये ली, दवाइयों का खर्चा कितना करा, 800 रुपया, उसको हमने रिकॉर्ड कर 1300 रुपीज को हमने क्या कर लिया, वो ट्रांजेक्शन में 1300 को हमने मेजर कर लिया। फिर बारी आती है किसकी, रिकॉर्डिंग की। आइए जरा समझते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे कैसे करके होती है, उसको देखते हैं। तो पहला काम हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को, इनको हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा पहला टास्क हो गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, मेजरिंग, क्या कर रहे हैं उसके बाद हम लोग, मेजरिंग ऑफ व्हाट। देखिए लिखा हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अब भैंसिया को बाय बाय कर देते हैं। हमने क्या किया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, तुमने उसके बाद उस काम को किया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, और ट्रांजेक्शन्स इन्होंने लिखा है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को मिला के इवेंट बनता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट द इवेंट, बिकॉज सम ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकम्स इवेंट, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। बहुत सारी ट्रांजेक्शन जब मिलती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे आपको नहीं पता, हमने पिछली क्लास में बताया था कि आईपीएल इज एन इवेंट, लेकिन आईपीएल के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मिस इंडिया पेजेंट इज एन इवेंट, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। अरिजीत सिंह का शो, उसको इवेंट बोला जाता है, नेहरू स्टेडियम में हुआ था, है ना। अरिजीत सिंह का हुआ था या ओजला का हुआ था, किसी का भी हुआ हो, ऐसा करके होता है ना। कोल्ड प्ले के होते हैं गुड़गांव में, वो क्या होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, वो इवेंट्स होती हैं, इतना खर्चा होता है उसमें, बहुत कुछ होता है, कमाई भी तो बहुत होती है। गॉट इट। उनको हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करते हैं। एंड दैट मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द करेंसी ऑफ योर कंट्री, रुपीज में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, युआन में कर रहे हैं। भी पता है ईरान ने क्या करा है, ईरान ने 50 लाख यूराल का एक नोट छापा, जिसकी डॉलर में कितनी कीमत पता है कितनी, $2.5, $2.5 नहीं, और हाँ, 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का करेंसी नोट छापा है, जिसकी जो यूएस डॉलर में जो उसकी कीमत कितनी है, सिर्फ $2.5 है। उसकी करेंसी इतनी डिवेल्यूट हो चुकी है, और हमारा रुपीज जो है वो 90 रुपीज के करीब चल रहा है। यानी वो बात की बात है। मेजरिंग हो गया। अब मेजरमेंट के बाद हमारे पास असली चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान से देखना ये क्या चीज होती है, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग के लिए हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं लेके चलते, रिकॉर्डिंग चलती है हमारी क्या, और रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज बुक्स लेके चलते हैं। जरा समझना, रिकॉर्डिंग हैपन्स इन वन प्रिंसिपल बुक एंड 7 सब्सिडरी बुक। तो जो पहली बुक होती है जिसे प्रिंसिपल बुक बोलते हैं हम लोग, का नाम होता है, पहली बुक जो हमारे पास होती है उसे बोलते हैं हम लोग कैश बुक। ये प्रिंसिपल बुक होती है, कैश बुक, प्रिंसिपल बुक कहलाती है कैश बुक। अच्छा, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, देर आर टू टाइप ऑफ स्पेलिंग, प्रिंसिपल और, अब इन दोनों में क्या फर्क है, और ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे।
अभी हमने क्या इस्तेमाल करा? प्रिंसिपल बुक, मेन बुक। किसी स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है? हेड होता है। प्रिंसिपल क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, आपके एथिक्स होते हैं जिन पे आप काम करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, वैसा वाला है ना। झूठ बोलना नहीं करना चाहिए आपको, पेरेंट के साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वो प्रिंसिपल्स होते हैं। ये लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होती हैं। ये क्या है आपका? हम इस वाले प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। और जो थर्ड चैप्टर है हम उसको इसमें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसे इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रिंसिपल को इस्तेमाल। कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक, मेन बुक है। आपने देखा होगा ना, छोटे से बड़ा दुकानदार क्या जानने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ में कैश कितना आया और कितना चला गया, कुछ ज्यादा जानता ही नहीं है। जस्ट टॉक टू एनी। जब इस सर्दियों में देखो ना, मूंगफली बेचते हैं सड़क के किनारे पे लगा लगा, जरा बात करके देखो उससे। वो देख, उनको क्या देखना होता है कि कितना खर्चा हुआ और कितना हम क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, उस पर उनका काम चलता है। तो वो कैश बुक बनाते हैं, प्रिंसिपल बुक। एवरीबडी प्रिपेयर्स इट। छोटे से बड़ा सा दुकानदार सब बनाते हैं उसको। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं? आपको तो बहुत बड़ा बिजनेस है। बड़े बिजनेस में तो छोटी मोटी चीजों के साथ काम नहीं चलता। आपको क्या करना है? मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट एक्सेप्टेबल तरीके से चलना है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है क्या? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आती हैं। ठीक है जी। प्रिंसिपल बुक हो गया, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? सब्सिडरी बुक्स आती हैं। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, और धीरे धीरे करके इनको हम आगे बढ़ाते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मतलब, जैसे तो ना प्रिंसिपल क्लॉज, सब्सिडरी क्लॉज इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश की ग्रामर में। तो सब्सिडरी बुक्स होती हैं हेल्पिंग बुक्स। इनको अपने नोट्स के अंदर नोट करते चलिए। क्या बुक है आपके पास? सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी बुक में पहली बुक आती है आपके पास क्या? परचेजेस। सबसे पहली बुक आपके पास आएगी कौन सी वाली? परचेजेस बुक। परचेजेस बुक। परचेजेस बुक। ठीक। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, अब आप देखिएगा जरा, यहाँ समझिएगा मुझे। गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क होता है? गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क? कुछ के स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी, तो मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स? बोलो। हम्म, बढ़िया। गुड्स की एसेट्स नहीं होती हैं? थोड़ा ट्रैक हिल गया। ठीक है, बताओ। हाँ जी। तो गुड्स आप ओन नहीं करते हो? गुड्स पराई होती हैं। मतलब, आप किसी भी दुकान में जाकर उसका सामान उठा के बेच दोगे किसी को भी? ऐसा थोड़ी होगा। और एसेट्स में लॉस नहीं होता? ओ, मेरी गाड़ी मैंने खरीदी, ठग ठुक गई, टक्कर लग गई, और वो उसकी तो कीमत कम हो गई, बोलिए। एसेट्स का सेल्फ परचेज नहीं होता। नहीं होता। अरे आपके फादर की पुरानी गाड़ी है, तो आप क्या करोगे? जय गंगा मैया, गंगा मैया में डाल दोगे उसे? बेचोगे नहीं उसको? अच्छा। अच्छा, चल मुझे एक बात बताओ कि मारुति के नेक्सा का शोरूम वाला तो रोज गाड़ियां बेचता है, वो उसकी गुड्स हो गई। और एक गाड़ी उसने अपने मैनेजर के लिए दे रखी है, वो क्या हुई फिर? हाँ, नहीं, मैनेजर को दी, अपने लिए नहीं दी। थोड़ा सा चीजें गड़बड़ चल रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी को कोई आइडिया बताओ। आइए मैं बताता हूँ, देखिए। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गारमेंट डीलर। ठीक है। वैन उजैन वाला, पीटर इंग्लैंड वाला, आदित्य बिरला का कोई भी गारमेंट वाला एग्जांपल ले ले। उस गारमेंट वाले के लिए जो पड़ा है वो रॉ मटेरियल है। बटन हो गए रॉ मटेरियल है, धागा रॉ मटेरियल है, ठीक है जी। और जब वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है तो उसके पास चीजें तीन चले। जैसे एक तो बिल्कुल रेडी टू सेल वाला आ गया, रैक्स में पड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। एक कॉलर नहीं लगे, जिप नहीं लगी, बटन नहीं लगे, मतलब सेमी प्रिपेयर्ड है, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश कहते हैं। ठीक है जी। और एक होता है रॉ मटेरियल, कपड़ा पड़ा आपके पास। ठीक। तो इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक। अब आपने देखा होगा कि वैन हुसैन या पीटर इंग्लैंड वाले के पास जब आप जाते हैं, बाई चांस कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसने पैंट शर्ट ब्लेजर सब रखा हुआ है। वो तो उसके लिए गुड्स है, उसका स्टॉक है, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन मुझे बताइए कि लेदर के पर्स भी तो होते हैं उसके पास, बेल्ट भी होती है उनके पास, कफलिंग भी होती है उनके पास,
टाइप इन भी होती है उनके पास, ठीक है। और मेंस के अंडरगारमेंट्स भी होते हैं उनके पास, वेस्ट भी होती है, ब्रीफ भी होती है। तो क्या वो बनवाता है? वो बनवाता है, उससे बना बनाया खरीदता है। क्या लगता है पीटर इंग्लैंड जो है लेदर की पर्स बना रहा है? वो तो मैन्युफैक्चर करवाता है दूसरों से। तो जिसको आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो गुड्स कहलाएगी और अल्टीमेटली स्टॉक कहलाएगी। और जिसको आप बना बनाया खरीदते हैं बेचने के लिए उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। अब एक और चीज समझिए, जिसको हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो अल्टीमेटली गुड्स की कैटेगरी में आएगी। लेकिन उस पीटर इंग्लैंड के शोरूम में जो कंप्यूटर रखा है, क्या वो गुड्स है? वो एसेट्स है। वो जो अलमीरा रैक्स रखे हैं वो क्या है डिस्प्ले के लिए? एसेट्स हैं। ठीक है जी। वो कस्टमर के बैठने के लिए जो काउच या चेयर्स लगी है वो क्या है? एसेट्स हैं। उसको वो इस्तेमाल करेगा, बेचेगा नहीं। ठीक है। तो जब भी, अच्छा, गुड्स आर आल्सो योर एसेट्स, बट दीज आर द एसेट्स विच यू प्रोक्योर फॉर रीसेल। गुड्स आपकी एसेट्स हैं। आप अपनी गुड्स को बेचोगे ना, पराई गुड्स को थोड़ी बेचोगे। आपके पास जो भी गुड्स आपके पास है, चाहे वो स्टॉक की फॉर्म है चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में है, वो दोनों के दोनों आपकी एसेट्स हैं। दे आर द एसेट्स फॉर रीसेल पर्पज। इसलिए इन्हें एसेट्स नहीं बोलते, गुड्स बोल देते हैं। और जिन्हें हम अपने पास रख रहे हैं, वो शोरूम जो आपका है 5 करोड़ रुपए का, वो आपके लिए एसेट्स है। वो गाड़ी जिससे आपके एम्प्लॉय को छोड़ा पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, वो गाड़ी आपके लिए क्या एसेट्स है। ठीक है जी। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि जैसे ही मैं परचेजेस बुक बोलूंगा तो आई रिकॉर्ड, रिकॉर्ड व्हाट? आई रिकॉर्ड ओनली गुड्स इन दिस। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? ध्यान रखना, नोट कर लेंगे आप यहाँ पर। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मतलब परचेज बुक के अंदर क्या लिखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखा जाएगा। लेट मी कंप्लीट। और कैश परचेज ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा? कैश बुक में। भाई आपने गुड्स कैश में खरीद ली ना, तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कैश बुक तो बनी उसलिए है। लेकिन अगर आपने उधार खरीदी, पैसा नहीं दिया, तो वो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। बोलिए क्या क्वेश्चन है? सब्सिडरी बुक? नहीं बेटा, कैश बुक तो प्रिंसिपल बुक है। हाँ, अभी जब मैं कैश बुक चैप्टर बताऊंगा ना, तो इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बोथ, वैसे बोला जाता है। लेकिन अभी जब हम शुरुआत करें तो हम इसको प्रिंसिपल बुक की तरह लेके चलेंगे। जब मैं कैश बुक का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तो बताऊंगा कि कैश बुक को हम प्रिंसिपल और सब्सिडरी दोनों क्यों बोलते हैं। अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमने बोल दिया इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बोथ। लेकिन इसका टारगेट, इसका पर्पस बिल्कुल अलग है। गुड्स खरीदिया आपने, अब आपने कपड़ा खरीद लिया कैश में, तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। लेकिन कपड़ा खरीदा और पेमेंट नहीं करी, तो वो क्रेडिट का कहाँ जाएगा? परचेजेस बुक में। इज दैट क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन आपसे, कि मैंने मशीनरी खरीद ली, सिविंग मशीन खरीद ली गारमेंट बनाने के लिए, कैश में, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। ठीक है जी, कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। और ऐसा करूंगा क्या, मैं सिविंग मशीन खरीदता हूँ, 3 दिन चलाऊंगा फिर बेच दूंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा मैं सिविंग मशीन का डीलर थोड़ा ही हूँ। तो फर्स्ट बुक, ये आपके पास पहली बुक थी। और अभी देखिए जरा, आपके पास पहली बुक हो गया ये, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। नहीं नहीं, अभी बताता हूँ आपको। सेकंड बुक हो जाएगा, थर्ड बुक हो जाएगा, फोर्थ बुक हो जाएगा, फिफ्थ बुक हो जाएगा, सिक्स बुक हो जाएगा। यहाँ आती है सेवन्थ बुक। आइए मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने अगर सीविंग मशीन खरीदी है, तो क्या आपका बिजनेस सीविंग मशीन का है? नहीं, आपका बिजनेस तो कपड़े का है। तो सीविंग मशीन क्या कहलाएगी आपके लिए? एसेट्स। कैश में खरीदोगे तो कहाँ जाएगी वो? कैश बुक में। उधार खरीदोगे तो कहाँ जाएगी वो? परचेज बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि परचेज बुक में तो क्या जाती है? गुड्स जाती है, एसेट्स थोड़ी जाती हैं। तो इसे कहाँ भेजेंगे? एक बुक होती है जिसको लास्ट में बोलते हैं क्या? जनरल प्रॉपर। क्या बोलते हैं उसको? जनरल प्रॉपर। मतलब जो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। यानी कि अगर आपने एसेट्स को कैश में खरीदा, तो वो चला गया कहाँ पर? कैश बुक में। अगर आपने एसेट्स को उधार खरीदा तो कहाँ चला गया? जनरल प्रॉपर में। ठीक है। क्योंकि परचेज शब्द हम यूज करेंगे गुड्स के लिए। अच्छा सुनिए, अगर आप सीविंग मशीन के डीलर हैं तो सीविंग मशीन क्या आपके लिए है? गुड्स है। फिर आप उसे परचेज बुक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है। तो क्या हो गया? कैश बुक कराएगी प्रिंसिपल बुक, और गुड्स किस में रिकॉर्ड होंगी? परचेजेस बुक में। लेकिन अगर एसेट्स खरीदता हूं मैं कैश में, तो वो कैश बुक में। देखो कैश बुक डिफरेंस नहीं कर रही है। गुड्स खरीद लो या एसेट्स खरीद लो, दोनों को किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में, कैश में अगर करा तो। लेकिन अगर गुड्स खरीदी है क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में।
और अगर एसेट्स खरीदिए क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा? जनरल पर्पस में। इसमें लिख लीजिए, आप अपने पास जनरल पर्पस लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, इसमें तो दिक्कत होगी। जनरल पर्पस कहीं लिख लीजिए नोटबुक में, और उसके अंदर लिखिएगा क्या, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आएंगी, उसे नोट करते चले जाइए। तो पहला आइटम मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, ये इसके अंदर चली जाती है। ऐसे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके डाल देना इसको। इज इट क्लियर? पहला पार्ट समझ में आया, परचेज बुक क्यों कहते हैं हम इसको। ठीक है। दूसरा पार्ट, आपने सामान खरीदा, को पसंद नहीं आया तो क्या करते हैं, आप देखा होगा ना, एक्सचेंज ऑफर चलता है आपका, और फिर भी वो अगर आपको उस तरह का नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो पैसा वापस दे देते हैं आपको। ठीक है। अगर पैसा वापस मिल गया तो कहाँ जाएगा वो? कैश बुक में। पैसा ना वापस मिला, बोला कि ठीक है भाई, हम आपका सामान, अभी हम आपका सामान रख लेते हैं, बाद में जब सामान नया आएगा तो हम वापस कर देंगे आपको, आपको फोन करके बुला लेंगे कि आपका प्रोडक्ट आ गया है। यू परचेज अ टी शर्ट नॉट ऑफ योर साइज, थोड़ा फटी पुरानी है, तो आप कहते हो कि भैया इसे बदल दो, उसने कहा ठीक है, अभी आपके साइज की अवेलेबल नहीं है सर, एक हफ्ते में फोन करेंगे, आ जाएगी आपके पास। अच्छा, आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो अपने मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर कहता है इनका पैसा वापस कर दो। देयर आर टू कंडीशंस। आपको कोई चीज नहीं पसंद आई, आप दुकानदार के पास वापस गए, या तो दुकानदार आपको टाइम देगा कि भैया कुछ दिनों बाद आके ले जाना, हम फोन कर देंगे आपको, या आपके घर छुड़वा देंगे। आपने बोला नहीं मुझे नहीं समझना, अरे भैया पैसा वापस ले जा। तो अगर पैसा वापस ले गया तो कहाँ जाएगा वो? कैश बुक में, फिर तो कहीं नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर पैसा वापस नहीं आया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? उसके लिए हम क्या बोलते हैं इधर, परचेजेस, क्या बोलते हैं उसको, परचेजेस रिटर्न बुक बोलते हैं, परचेजेस रिटर्न बुक बोला जाता है। ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक बोला जाता है। अभी रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोला हमने? आपने कोई सामान खरीदा तो इन हुआ, और जब आप उसे वापस भेजोगे तो क्या होगा, आउट होगा। आउट से बना है आउटवर्ड, तो क्या बोलेंगे उसे, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अगर बदले में पैसा आ गया तो कहाँ जाएगा, कैश बुक में। पैसा ना आया तो कहाँ डाल देंगे उसे, रिटर्न आउटवर्ड बुक में डाल देंगे। तो पहली बुक परचेजेस बुक बनी, उसकी रिटर्न की क्या बनेगी, रिटर्न आउटवर्ड बुक बन गई। और सुनो, इसमें सिर्फ गुड्स ही रिटर्न होंगी, सिर्फ खरीदी, बेकार निकली, पैसा वापस आया तो कहाँ जाएगा, और अगर पैसा ना आया तो कहाँ जाएगा, जनरल पर्पस में। अगर एसेट्स भी वापस करो तो कहाँ जाएगी वो, जनरल पर्पस में, उसे रिटर्न में मत डाल देना। इज इट ओके? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अगर मैंने किसी एसेट्स को कैश में परचेज कर लिया तो वो खरीद जाएगी कैश बुक में। अगर मैंने किसी एसेट्स को क्रेडिट में परचेज किया तो वो तो परचेज बुक में जा ही नहीं सकती, तो कहाँ भेजेंगे उसे, यहाँ। ये वो बुक है जिसमें सब कुछ जाता है, जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स यहाँ दिखाई जाएगी, कैश परचेज ऑफ एसेट्स ऊपर जाएगी, कैश परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक में जाएगी, लेकिन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में जाएगी। गुड्स की परचेज क्रेडिट में सिर्फ यहाँ जा सकती है, और कुछ नहीं जा सकता। लेकिन कैश बुक ऊपर अलग नहीं लिखी है। हाँ, कैश चाहे कैसा भी हो, गुड्स का हो एसेट्स का हो, कैश में जाना है। रिटर्न का हो, परचेज का हो, सेल्स का हो, सब कैश बुक में जाना है। लेकिन अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी उधार पे, परचेज में थोड़ी डाल सकते हैं उसको, तो हम जनरल प्रॉपर्टी में डालेंगे। वही मशीनरी अगर आपने वापस कर दी और आपको पैसा मिल गया तो कैश बुक में चला जाएगा। ना पैसा मिला तो वो यहीं रिकॉर्ड होगा इस जगह पे, मशीनरी रिटर्न वो यहाँ रिकॉर्ड होगी, गुड्स रिटर्न खरीदी हुई वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। ठीक है। वो भी कौन सी वाली, क्रेडिट वाली। कैश वाले का तो सिस्टम बड़ा क्लियर है, तो ध्यान से मान के चलिए, कैश बुक लाइक अ बॉस, वहां तो हर तरह की चीजें एक्सेप्टेबल हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक बुक्स हैं। तो परचेज हुआ, परचेज, परचेज और परचेज रिटर्न हुआ। अगली बुक देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर, सेल्स बुक। क्या कहलाएगी हमारे पास, सेल्स बुक कहलाएगी। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, उसमें भी एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिर्फ क्या, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जाएगी यहाँ पर। कैश सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा, कैश बुक में। कैश सेल्स ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा, भाई आपकी एसेट्स बेकार हो गई, आप बेच दिया कबाड़ी के भाव आपने, वो कहाँ जाएगा,
कैश सेल्स ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा? कैश बुक में। लेकिन क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा? जनरल पेपर में। ठीक है, तो जनरल पेपर में क्या कर सकते हैं आप? एक काम और कर सकते हैं आप, जनरल पेपर में क्या कर सकते हैं? इधर क्या लिखेंगे? इधर लिख सकते हैं आप क्या? क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, वो यहां जाता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली क्लैरिटी होनी चाहिए कि गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या है। फिर आपको देखना है कि एसेट्स की ट्रांजेक्शन दो जगह जा सकती है, या तो कैश में या कहाँ? जनरल पेपर में। गुड्स की ट्रांजेक्शन दो जगह जा सकती है, कहाँ? कैश बुक में या फिर क्या? परचेज बुक में, अगर परचेज है तो। और सेल वाली है तो कहाँ? कैश बुक में या सेल्स बुक में। ठीक? अब मान लो आपने सामान बेचा किसी को, किसी को पसंद नहीं आया, फिर क्या हुआ? वो आपके पास सामान लेके आ गया, ने बोला कि 2 दिन में आ जाओगे तो पैसा वापस करेंगे। वो 2 दिन से पहले आ गया, ने कहा ले भैया तेरा पैसा वापस। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है, कैश में बेचा, बंदा वापस आया, आपने उसका सामान, अपना सामान रख लिया, उसका पैसा वापस कर दिया, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा वो? कैश बुक में। लेकिन अगर आपने सामान उधार बेचा, फिर वो आ गया, आपने कहा भैया ऐसा करो 3 दिन बाद आ जाना, तो कहाँ लिखेंगे उसको? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें बनानी पड़ेगी उसके लिए एक नई बुक, और जिसे कहते हैं हम लोग क्या? सेल्स सेल्स रिटर्न बुक। क्या कहा जाता है इसे? सेल्स रिटर्न बुक बोला जाता है। आपका सामान जरूरी थोड़ी सबको पसंद आ जाए। किसी पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे भाई? या तो पैसा वापस करेंगे तो कैश बुक में, और ना पैसा वापस करे तो कहाँ लिखेंगे उसे? कहाँ लिखेंगे? सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, अब सेल्स रिटर्न बुक को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? रिटर्न रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक बोला जाता है। अब इनवर्ड शब्द क्यों यूज कर रहा हूं मैं, बताइए? जब मैंने सामान बेचा था तो बाहर गया वो, और जब रिटर्न होगा तो क्या होगा? वो इन होगा, इनवर्ड, इसीलिए इनवर्ड यूज करते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन लगता है, बट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन विद यू। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज किया हुआ सामान बाहर जा रहा है तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? बेचा हुआ सामान आपको वापस मिल रहा है, इनवर्ड बोलते हैं उसको। इन मतलब आया, आउट मतलब गया। ठीक है, लेकिन परचेज सेल के साथ ना मिलाना। आउटवर्ड शब्द हम कब यूज करेंगे, इनवर्ड कब यूज करेंगे? जब रिटर्न होगी तब। पता चला किसी ने बोल दिया क्या, परचेज को ही रिटर्न इनवर्ड मान लिया, वो नहीं होगा ना। सामान परचेज किया तो वो परचेज है, सामान बेचा तो सेल है। ठीक है, खरीदा हुआ सामान वापस करा तो वो आउटवर्ड है, बेचा हुआ सामान वापस आया तो क्या है? वो इनवर्ड है। इनवर्ड आउटवर्ड शब्द किसके साथ लगना है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के साथ लगना है। ठीक है, इनवर्ड शब्द सेल्स रिटर्न के साथ लगेगा, आउटवर्ड परचेज रिटर्न के साथ लगेगा। बाकी इनवर्ड आउटवर्ड शब्द आप कहीं यूज नहीं करेंगे, बाकी आप परचेज सेल इस्तेमाल करेंगे। दैट वाज व्हाट। एक दो तीन चार बुक्स हमारे पास आ गई। ये तो दो बुक्स हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको क्या होती हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? गर्वित, इज इट ओके विद यू? जो दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, इज इट ओके? यस सर। हाँ, नोट करते चलिएगा। आइए जरा देखते हैं, आप में से कौन एक दूसरे को जानता है एक्सेप्ट दीज टू? जरा देखो एक दूसरे की तरफ, कोई जानते हो? अच्छा, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और आप जानते हो किसी को? नहीं जानते। आप दोनों किसी को जानते हो? नहीं जानते, ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। अविक। अच्छा, अब ये है अविक, ये इधर अविक है, ठीक है। और इधर मैं बोल देता हूँ, व्हाट्स योर नेम? अनन्या, ये अनन्या है। हाँ, अनाया, वाई ए, ए एन ए, आगे आई, अनारा, ये ऐसे। चलो ये हो गया ऐसे। अच्छा अनारा, एक बात बताइए मुझे कि आप कभी घर के लिए कुछ सामान वामान खरीदती हो? क्या खरीदती हो? बिस्किट्स है ना? ऑनलाइन? ब्लिंकिट? अरे कभी गरीब दुकानदारों को भी कुछ कमाने दो, ब्लिंकिट वाले पैसा कमीशन ले जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लिटरली दुकान में, ग्रोसरी शॉप में जाके सामान खरीद के लाता है? कभी कभार जाती हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने क्या किया? ग्रोसरी शॉप में चली गई, मम्मा ने बोला ये पकड़ 500 रुपया, एक दो तीन चार पांच चीजें हैं, संडे के दिन नाश्ता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, एक खाती हो?
अंडा अंडा है ना। मम्मा ने बोला अंडा बनाना है, ब्रेड बनाना है, बटर है, ये सब लेके आ जा, और वो थोड़ा पास्ता वास्ता बनाने का सामान लेके गया। ये दुकानदार के पास चली जाती है। पता चला सामान का बिल बनता है 650 रुपीज का। तो दुकानदार क्या करेगा, 5 अंडे निकाल के रख लेगा, ब्रेड निकाल के रख लेगा, ऐसा करेगा। क्या बोलेगा, जाओ बेटा ले जाओ ले जाओ। और क्या बोलता है, पैसे आते रहेंगे, दे शो ट्रस्ट इन यू, है ना। बोलते हैं ना दुकानदार इससे। लेकिन जब महीना हो जाए तब क्या बोलते हैं, बेटा पैसे आने थे नहीं आए, ऐसा भी बोलते हैं वो लोग। ठीक है। ऐसी नौबत तो आती नहीं, आप जाके मम्मा को बोलोगे मम्मा 650 रुपये लगा है। मम्मा बोलते भैया कितने हुए, पेटीएम कर दिया, काम ही सब बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन ये बताइए मुझे, आपका घर कौन से सेक्टर में है, 20, और आपका घर कौन से सेक्टर में है? सरिता विहार, ठीक है। आप इसकी कॉलोनी में जाके दुकानदार को बोलती है भैया ये सामान दे देना, तो वो आपको 500 के, 650 का सामान 500 में दे देगा क्या? नहीं देगा। उसके लिए क्या होनी चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। उसे मालूम है कि ये इसी ब्लॉक में रहती है, बच्चा जानते हैं, इसके माँ बाप हमें जानते हैं, जान पहचान पे तो सामान उधार बिकता है। क्या आप किसी अनजाने व्यक्ति को सामान क्रेडिट पे बेच दोगे? नहीं बेचते हैं, ठीक है जी। अविक है सेलर और अनारा है परचेजर, ठीक है। अविक ने सामान बेचा, अविक सोल्ड गुड्स टू, अविक ने क्या कर दिया, सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू अनायरा। सामान बेच दिया 50,000 का। अनायरा कहती है सुनो भाई, अभी मेरे पास ना पैसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और मैं आपको कुछ दिनों में ये सामान का पैसा वापस कर दूंगी, मतलब दे दूंगी मैं आपको। अभी कहता है कि भाई ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें, 11th में मुच्छड़ की क्लास में पढ़ते थे हम लोग, ठीक है दैट्स फाइन, लेकिन यार धंधे के साथ ना मैं उधारी उधारी नहीं करता। और नायरा कहती है भाई जानते तो हैं, 2 साल तो साथ साथ पढ़ाई करी थी हम लोगों ने, तो अलग स्कूल में था, मैं अलग स्कूल में था, लेकिन भूल गया इतने जल्दी। अरे मुझे याद आ गया, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर वेरी ब्राइट, यू स्कोर्ड 100, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं उधारी नहीं करूंगा। एंड शी डेस्परेटली नीड द गुड्स, क्योंकि उसे अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए था। उसने कहा ऐसा तू क्या चाहता है? किसी ने कहा ऐसा कर, तू स्टैम्प पेपर पे लिख दे, लिख दे। ये बोलती है अनायरा इरिटेट होके, स्टैम्प पेपर पे लिख दूं तो मानेगा तुम? अपना आधार कार्ड भी लगा देती हूँ, पैन कार्ड भी लगा देती हूँ। अरे बढ़िया है, लगा दे, एड्रेस का प्रूफ भी लगा दे। एड्रेस हो गया आधार से, पैन कार्ड से हो गया आइडेंटिटी, लगा दे। फिर ये कहता है, फिर अनायरा कहती है अब जब इतना कुछ हो रहा है तो तू ही लिख दे जो लिखना है, टर्म्स कंडीशन भी लिख दे। तो अभी क्या करता है, अभी लिखता है क्या, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू अविक ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 15 मई 2026, ऐसा करके लिख देता अविक, ठीक है जी। और ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा बन जाता है, और अविक इस डॉक्यूमेंट को पकड़ लिख के बोलता है, और स्टैम्प पेपर पे बोलता है अनायरा पढ़िए और साइन करिए इस पे। अनायरा क्या लिखती है, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड करके अनायरा करके साइन डाल देती है। आज क्या डेट है भाई, देखो जरा, व्हाट इज डेट टुडे? हाँ, 17/4, सब ऐसे लिख देती है, ठीक है। हु इज द ड्रॉर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ड्रॉर, ड्रॉर लिखने वाला कौन है, ये बंदा कौन है, इस बंदे को बोलते हैं ड्रॉअर, जो लिखता है इस बिल को। और ये व्यक्ति कौन है, जो उसे एक्सेप्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉई, ठीक है। ये टर्म आप बाद में सीखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, अविक के लिए ये डॉक्यूमेंट एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है, क्योंकि उसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और अनारे के लिए क्या है डॉक्यूमेंट, लायबिलिटी है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है। अविक के लिए क्या है ये, बिल्स रिसीवेबल, और अनारे के लिए क्या है ये, बिल्स पेबल, ठीक है जी। तो दो बुक और बनती हैं, क्या बनती हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। भाई हो सकता है कुछ हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो तो सामने वाले के लिए बिल्स पेबल हो, और कई बार ऐसा भी तो होगा कि मेरे लिए बिल्स पेबल हो, मैं किसी से सामान खरीद के लाया, मैंने किसी को लिख के दे दिया, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों चीजें बनती हैं। तो भाई देखिए, नंबर 5 क्या बनेगा, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, ये बनती है। और ये क्या बनती है आपकी, अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल बुक, BR बुक,
और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म से B/P, बिल्स पेबल बुक। ठीक है। ये दोनों बुक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया। पढ़ लिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो आपको मेजरली जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना सब्सिडियरी बुक्स का, तो हम इसको बनाना सीखेंगे। इन दोनों बुक्स को बनाना नहीं सीखेंगे हम। तो ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं, ये नहीं है, और ये वाली है। तो सब्सिडियरी बुक्स जो चैप्टर आपके पास आएगा थोड़े दिनों बाद के 2-3 महीने बाद आता है वो, उसमें हम ये 7 में से 5 बुक्स बनाना सीखते हैं, और कैश बुक एक अलग चैप्टर है। तो आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस में पहला स्टेप क्या सीखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस। फिर आपने उसे मेजर किया। मेजर करने के बाद क्या करें, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है। कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगी। फिर सब्सिडरी बुक्स, उसका काम है क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, कैश तो कैश भाई देख रहे हैं ना। सब्सिडरी बुक में क्या हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से जा रही है। फिर आपने परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन परचेज ऑन क्रेडिट। पैसा नहीं मिला अभी उसका, ठीक है, पैसा मिल जाएगा तो कैश बुक में चला। पैसा, आपने सामान खरीदा, वापस कर दिया, पैसा नहीं मिला तो परचेज रिटर्न बुक में चला गया। रिटर्न क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। फिर सेल्स बुक, उधार, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। फिर सेल्स रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं उसको। फिर हमारे पास बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर, जिसमें कोई नहीं, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, रेंट पेड इन कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। रेंट पेड इन कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। ठीक है। रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ना ना ना, बिल्स पेबल नहीं। बिल्स पेबल कब होती है, जब गुड्स की डील हो तब। हाँ, गुड्स के लिए। ठीक है, बताइए कहाँ रिकॉर्ड होगा। रेंट का टाइम आ गया लेकिन आपने नहीं पे किया, कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में। ना ये परचेज में रिकॉर्ड होगा, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स में, ना सेल्स रिटर्न में, ना BR में, ना BP में। ठीक है, समझे। ठीक है। अच्छा, रेंट रिसीव्ड इन कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश कैश बुक बुक। में, कैश बुक में। लेकिन रेंट इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। जिसका कोई नहीं उसका कौन, जनरल प्रॉपर। जो कहीं नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। तो इसीलिए बनाई जाती है। इज दैट क्लियर। ठीक है जी। तो जिन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में डालना है वो ऑब्वियसली कैश में जाएंगी। बाकी सब यहाँ चले जाएंगे, और जिनका कोई ठिकाना नहीं, अनाथ बच्चे, वो कहाँ जाएंगे, जनरल प्रॉपर के पास जाएंगे। तो जब हम जनरल प्रॉपर बनाना सीखेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज विल सी दैट। ठीक है। जैसे भाई मान लो कि आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठाया और कहाँ डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। तो प्रॉफिट प्रॉफिट से निकला और कैपिटल में चला गया, इसकी भी तो एक एंट्री बनेगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी वो, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। ठीक है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से उठकर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अगले स्टेप में जाएगा। एक जनरल एंट्री बनेगी उसकी। ठीक है जी। कहाँ रिकॉर्ड होगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर वो है जहाँ सबका ठिकाना हो, जहाँ सबको सहारा मिलता है। एक एक मैंने स्लोगन देखा था, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। समझ लिए, ऐसा हो गया वो। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो दिस इज व्हाट इट रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्ड हियर इन एनी ऑफ द बुक्स। ये हमने क्या सीखा, देखिए, रिकॉर्डिंग सीखी। तो तीसरे स्टेप पे हम लोग आइए जरा देखिए, नोट्स में क्या लिखा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड देन हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास आती है बारी क्या, क्लासीफाइंग। तो चलिए जरा दोबारा से चलते हैं उसी पिक्चर की तरफ। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, और ये हमारे पास ऐसा हो गया। ये इसको ऊपर ही कर देते हैं ना, इसकी जरूरत तो है नहीं अब हमें। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा हूँ यहाँ। वो हमारे पास क्या आ गया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अगला स्टेप क्लासिफिकेशन क्या था, हर व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट बना लेना। सैलरी का अलग, रेंट का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, परचेज रिटर्न का अलग। हर व्यक्ति का अलग अलग हेडिंग बना लेना। ठीक है। याद है हमने क्या किया था उस पिछले एग्जाम्पल में, हर व्यक्ति का एक अलग अलग कार्ड बना दिया था ना। ठीक है। फिर कार्ड के नीचे टोटल लिख दिया, महीने का बिल बना दिया उसका। सो क्लासिफिकेशन जो होती है वो किसके थ्रू होती है, उसके लिए बोलते हैं हम लोग क्या, लेजर। लेजर पोस्टिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, लेजर पोस्टिंग। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। ये जब हम जनरल पढ़ेंगे उसके बाद वाला चैप्टर है, लेजर पोस्टिंग। मतलब आपने क्या कर दिया, हर व्यक्ति का एक अलग अकाउंट बना दिया।
ठीक है, जैसे मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई है और आप सैलरी पे करते हैं, तो आपने क्या करते हैं, हर व्यक्ति का एक अलग अकाउंट बना दिया। जैसे मान लो बैंक में जो बैंक होते हैं ना, एक बैंक के कितने कस्टमर होंगे बताइए जरा, पंजाब नेशनल बैंक के कितने कस्टमर, पंजाब नेशनल बैंक के कितने कस्टमर हो सकते हैं बताइए। मैं आपके सामने दिखाता हूँ यहाँ पर, और फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, PNB इंडिया कस्टमर्स, देखो जरा कितने हैं। अबे यार, ये तो कॉन्टेक्ट नंबर दिखा रहा है यार। टोटल नंबर, अब देखिए कितना होता है। देखो जरा क्या लिखा है, इसके पास 10,189 ब्रांचेस हैं। कस्टमर्स भी देखें जरा कितने हैं इसके अंदर, देखें, बताता हूँ कुछ तो, नहीं बता रहा। मतलब मैं आपको मोटा मोटा एस्टिमेट देता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके पास करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। एक बार एक शैतान आदमी ने क्या किया पता है, पंजाब नेशनल, वो काफी पहले की बात है, करीब करीब 10 साल की पहले की बात है, पंजाब नेशनल बैंक के हर कस्टमर के अकाउंट से 2 रुपया निकाल लिया, निकाल लिया, हैक करके निकाल लिया। 2.5 करोड़ कस्टमर, 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 5 करोड़। ठीक है जी, और 5 करोड़ निकाल लिया, चिल मार रहा है। अब बैंकों को पता चल गया गड़बड़ हुई है, ठीक है, वो अरमान को बोलता है, अरमान सर आपके अकाउंट से 2 रुपए निकल गए हैं, प्लीज FIR दर्ज करवाइए। अब क्या होगा, अरमान क्या कहता है, रख ले भैया, 2 रुपए मेरे से ले ले तू इसके चक्कर से बचा मुझे। नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर टर्न अप। और अब नहीं आया तो फिर अब पंजाब नेशनल बैंक उस पर केस करेगा। पुलिस क्या बोलेगी, किसके अकाउंट से पैसे निकला, बुलाओ उसे। भाई क्या कहते हैं, 5 रुपए मेरे से ले ले, मैं नहीं आ रहा पुलिस स्टेशन। नन ऑफ द कस्टमर टर्न अप, और हो गया। अब आप सोचिए, बैंक क्या करता है, आपके पेरेंट्स के जो अकाउंट है उस पर SMS के चार्ज 15 रुपए चार्ज कर लेता महीने का। 2 करोड़ कस्टमर है तो कितना हो गया, 30 करोड़ रुपए किसके, SMS चार्ज करने के, महीने के। ऐसे कमाते हैं बैंक, वॉल्यूम में खेलते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो 2 करोड़ कस्टमर है, तो 2 करोड़ अकाउंट बनते हैं ना, वो 2 करोड़ अकाउंट में हर एक अकाउंट क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। अब आप देखिए कि आपके फादर की जो पासबुक है उसमें आपके फादर की तो एंट्री दिखेगी ना, किसी और की थोड़ी दिखेगी। तो लेजर इज दैट थिंग, उसमें परचेज है तो परचेज दिखेगी, सेल है तो सेल दिखेगी, वेजेस है तो वेजेस दिखेगा, सैलरी है तो सैलरी दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिखेगा, ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन दिखेगा, वही तो दिखेगा। अरे तभी तो पता लगाओगे कि ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, तभी तो पता लगाओगे परचेज में कितना खर्चा हो रहा है। एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट का एक हेड बनेगा, दिस इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपके पास क्या होती है, आपके पास लेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन थी, फिर आपने उनको सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करा, फिर सबका एक अलग अलग अकाउंट बना, और आप धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको स्क्वीज करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समराइज फॉर्म में लिख। तो ये क्लासिफिकेशन जो हुआ क्या हुआ, तो लेजर पोस्टिंग कहते हैं। अब जरा देखिए, अब क्लासिफाई कर लिया आपने, अब आप करेंगे समराइज उसको। ठीक, तो समराइज करने के लिए जो मेरे पास अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप होता है समराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, समराइजेशन। ये समराइजेशन कैसे होता है, ये 3 तरह से होता है। नंबर 1, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस। एक, मतलब जितने भी अकाउंट होते हैं, ले लो उधर पानी रखा, ठीक है, जितने भी ट्रायल बैलेंस होते हैं ना, जितने भी आपके हेड्स बनते हैं, जितने भी, सबकी समरी याद है, उस दूध वाले एग्जांपल में क्या कहता है, महीने का बिल बनता है जो, ऐसे समरी। जैसे मान लो, अब महीने के आखिर में पंजाब नेशनल बैंक आपके फादर को मैसेज देता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है। एज सुन एज यू डू अ स्पेंडिंग, आपको तुरंत मैसेज आता है इतना पैसा बचा हुआ है। तो आपके फादर का अकाउंट मेंटेन है उनके पास, और महीने के आखिर में आपकी समरी में दिख जाता है कि आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 7,000, 10,000, 20,000 कैश पड़ा हुआ है।
सो दिस इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है? हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है। ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट, वो मैच हो जाते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, अर्थमेटिकली करेक्ट है। अर्थमेटिकली करेक्ट है ट्रायल बैलेंस, इट शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है? अगले स्टेप में हम बनाते हैं एक अकाउंट, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नाम से पता चल रहा है क्या निकलेगा इससे आपको? प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट लॉस अलग होता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बाद में तब दिखेगा। लास्ट चैप्टर 19 चैप्टर में आता है ये। और उसके बाद तीसरा बनता है आपके पास क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है, ये कहलाती है। ठीक है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं। ये हो गया समराइजेशन। अब आपने समरी कर दी, और अब आपको पता चल गया कितना प्रॉफिट कितना लॉस, और आपको पता चल गया बैलेंस शीट से कितनी मेरी एसेट्स और कितनी मेरी लायबिलिटीज। ये हो गया आपका कंडेंस। तो कुल मिलाकर आपकी इस प्रोसेस में जब आप पहुंचे हैं, तो आपके पास अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड शेप में आ चुकी है। कोई आपसे पूछे कि बेटा कितना कमाया कितना कमाया, आप बोलोगे लो जी प्रॉफिट लॉस देख लो मेरा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लो जी देख लो। तो वी हैव रीच टू विच स्टेज? वी हैव रीच टू समराइजेशन स्टेज। ठीक है जी। अब क्या हुआ? समराइजेशन के बाद आप क्या करते हैं? थोड़ा और आगे चलते हैं। तो क्या ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से हमें बिजनेस डिसीजन में हेल्प मिलती है? नहीं मिलती। अब हम क्या करते हैं? जो CFO जो होता है, टॉप लेवल के फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एना एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगला स्टेप क्या होगा आपके पास? कि जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई, इसे एनालाइज किया जाएगा और इसका इंटरप्रिटेशन होगा। भाई मान लो आपका जो ओनर है बिजनेस का, उसे नहीं है फाइनेंस की नॉलेज, वो कहता है भैया शॉर्ट में बताओ मुझे। तो आप अपने अकाउंटिंग को एनालाइज करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। पॉइंटर मिलाएंगे, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट 10% बढ़ गया, एसेट्स 20% बढ़ गई, लायबिलिटी 15% बढ़ गई, कॉस्ट हमारी 15% बढ़ गई। ऐसी समरी बना के देते हैं। तो क्या कहलाएगा? वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। ठीक है। आपने अब एनालाइज कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर ली। अब ये एनालाइज और इंटरप्रिटेशन किसको भेजते हैं आप? किसको भेजते हैं? ओनर को। और बहुत सारे और लोग होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं हम लोग इसके बाद? क्या कहते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद देखिए क्या लिखा हमने आगे। क्या लिखा है? और देखिए इससे क्या लिखा है? कम्युनिकेटिंग। ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसे क्या करते हैं? आप कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं आप उस इंफॉर्मेशन को? तो हम लिख रहे हैं क्या? कम्युनिकेटिंग टू इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड यूजर्स। उनको भेजते हैं आप इंफॉर्मेशन। अब जैसे डेयरी के केस में, अरमान के केस में कौन थे सबसे बड़े इंटरेस्टेड यूजर? पापा। पापा को भेज दिया इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इसके दो यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पढ़ेंगे आगे। इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अपने। एक्सटर्नल कौन होते हैं? बाहर वाले। इंटरनल वालों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी, बाहर वालों को भी चाहिए। लेकिन इंटरनल इंटरनल वालों के लिए तो एक्सक्लूसिवली हर चीज अवेलेबल होती है। बाहर वालों को क्या सब बता दोगे? आपकी फैमिली में किसका बिजनेस चलता है बताओ तो जरा, किसी का फैमिली बिजनेस है? ठीक है जी। अब आप अगर अपने पापा को बोलोगे पापा मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, तो पापा कहेंगे ना 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 ना, तो ये नहीं दिखा सकता, मना करेंगे क्या? दे विल शो यू। मैं चले जाता हूँ, सर मुझे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखे, तो क्या कहेंगे? अरे मास्टर जाओ यहाँ से, काम करो भाई तुम। क्या वो मुझे दिखा देंगे? नहीं, मैं तो आउटसाइडर हूँ ना। लेकिन आपके पापा अपने CEO को नहीं दिखाएंगे क्या इन्फॉर्मेशन? दिखाएंगे। क्योंकि CEO तो बताएगा सर आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंड करना, वो बताएंगे। सो काउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेलेक्टिवली डिस्पर्स्ड। कब? जब वो इंटरनल लोगों को तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और बाहर वालों को उतना बताएंगे जितनी जरूरत है। अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी है, क्योंकि कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो आप बोलेंगे भाई जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन मांगते हो, जर्नलिस्ट आते हैं। आप सीमेंट इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आते हैं तो सीमेंट मार्केट में उठा पटक हो जाती है। तो आप उतना ही तो दोगे ना जितना जरूरी है न्यूज़पेपर के लिए। ये थोड़े कि सब कुछ बता दोगे, अपने सीक्रेट रिजर्व बता दोगे, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो
ये जो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर दी जाती है? इंटरेस्टेड यूजर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर मैं बोलूँ तो, इसको थोड़ा छोटा करें तो, इस जगह पे जाने के बाद हम क्या करते हैं? हमारा साइकिल पूरा होता है। और क्या हम रुक जाते हैं? नहीं रुकते। फिर क्या करते हैं? रुकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उसके बाद क्या होगा बताइए? दोबारा से क्या होगा? फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन ढूंढी जाएंगे, फिर से मेजरिंग होगी, फिर से रिकॉर्डिंग होगी, फिर से क्लासिफिकेशन होगा, फिर से क्या होगा? समराइजेशन होगा इस फॉर्म में, फिर से एनालिसिस, फिर से कम्युनिकेशन। दिस इज नोन एज व्हाट? अकाउंटिंग का प्रोसेस। और आप देखेंगे इस प्रोसेस के सारे कंपोनेंट हमने कहाँ से लिए थे? सारे के सारे कंपोनेंट हमने कहाँ से लिए थे? वी हैव टेकन इट फ्रॉम वेयर? इस डेफिनेशन से लिए थे। क्या है? आर्ट है रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करने की सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी में, ट्रांजैक्शन इवेंट को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, कम्युनिकेटिंग इट टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। डेफिनेशन छोटी फॉर्म में थी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो बना इतना कॉम्प्लेक्स बना। आई होप आप लोगों ने इसे लिखा होगा कहीं ना कहीं। नहीं लिखा? लिखा? बढ़िया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या बोलेंगे क्या कि डिस्क्राइब ब्रीफली प्रोसेस फॉलोड बाय रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के बाद क्या था? एक दो तीन चार आ जाते हैं। ये प्रोसेस प्रायर टू समराइजेशन, तो क्या होगा? इससे पहले वाले होंगे। सक्सीडिंग प्रिसीडिंग, ऐसे भी बोल के आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको अगर सारे के सारे स्टेप्स मालूम है तो ये तो लिखेंगे आपके पहले क्या थे और बाद में क्या थे। इट गोज इन दैट वे। क्या कहलाता है ये? अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। ठीक है जी, लग रही है? बच्चे काट रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इट इज देयर इन द रिकॉर्डिंग एज वेल। अभी तो खैर इसे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो क्या करना? उसे घर जाके दोबारा से पढ़ना, नहीं होता तो रिकॉर्डिंग को एक बार विजुअलाइज करना, और नहीं होता तो फिर आके दोबारा से देख लेना। तो देखिए, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस यही बनता है कि मैंने समझाया, आपने समझा, घर जाके पढ़ा, तुरंत अभी जाके क्या करना? तुरंत जाके इसको एक बार दोबारा से देख लेना एंड देन क्लोज इट। लेकिन अभी क्या करेंगे? आपने अभी जाके सारी किताबें बंद कर दी, कल शाम को देखा, फिर परसों देखा, साफ हो जाएगा। हैव सच डिसिप्लिन इन यू। आज जो पढ़ाया एक बार घर जाके देख लेना उसको, भले ही रीड कर लो आप उसे। ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या होता है, अगर आप री नहीं करते तो दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। सो दैट वाज व्हाट। तो हम देखें, हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया? मीनिंग पढ़ लिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया उसके अंदर? प्रोसेस को पढ़ लिया। ठीक। अब आप देखिए, ये जो अगला स्टेप है पढ़ना, ये हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है भाई, जरा देखें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस नाउ? सो इजी कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। प्रोसेस तो डिफाइन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यही तो है एट्रीब्यूट्स, यही तो फीचर्स हैं। क्या? डिस्प्यूट बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर, इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। न्यू बिजनेस बाय कॉम्पिटिटर ने कर दिया, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो किसे रिकॉर्ड कर सकते? जहां पैसा लगा होगा उसी तो रिकॉर्ड करेंगे। फिर बारी आई रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे बताई थी हमने आपको? कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, फिर परचेज बुक हो गया, फिर सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और जनरल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका कौन? जनरल प्रॉपर। ये हमारा फिर हमारा एट्रीब्यूट क्या है? क्लासिफाइंग करते हैं हम लोग। उसमें करते हैं अलग अलग हेड, अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। राहुल का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, वाटर अकाउंट। बन गया। क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन। फिर हम समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्म में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की फॉर्म में, और बैलेंस शीट की फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है, जब हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है या लॉस पता चलता है। और बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या हो गया? समराइजेशन हो गया। और आगे चलें, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम कुछ नहीं कर रहे, प्रोसेस के स्टेप्स को तो बता रहे हैं, फीचर्स की फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, यही है वो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। कम्युनिकेट करना किसको? यूजर्स को। कौन हो सकते हैं? मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज, इंडिविजुअल। दे आर द कौन? यूजर्स। दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर फीचर्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। हो गया, है ना?
तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसे पहले नहीं पढ़ाऊंगा। दैट वाज द रीजन मैंने इसे नहीं पहले पढ़ाया। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, पहले हमने ये सब बताया। और यही जो है क्या है, ये सारी की सारी ईच एंड एवरी स्टेप इटसेल्फ इज व्हाट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के। अब आप इसको पढ़ेंगे, घर जाके जब कंटेंट पढ़ेंगे ना आपको, तो ये और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्रोसेस अगर आपको याद हो जाती है, जो कि डेफिनेशन से निकल कर आई थी ना, तो थिंग्स आर क्वाइट इजी। ऐसा करना है इसको। ठीक है। सो इसको अभी यही वाइंड अप करते हैं। विल मीट ऑन वेंसडे नाउ। ठीक है। तब तक हम लोग, और तो अब जब एक बार बैच होने के बाद आई मूव, थोड़ा थोड़ा तेज स्पीड से चलेंगे फिर, है ना। अभी ऐसा है। ओके,